नए कानून के तहत में गुजारा भत्ता क्या है, कौन कौन लोग गुजारा भत्ता ले सकते हैं, कहां कहां से ले सकते हैं और गुजारे भत्ते को कैसे बंद करवाया जाता है, तो आज इसकी एक संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। देखिए, नए कानून के अंदर 4 धाराएं जोड़ दी गुजारे भत्ते को लेके। बीएनएसएस धारा 144, धारा 145 और धारा 146 और धारा 147 जो गुजारे भत्ते के बारे में बताते हैं। बीएनएसएस का मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो नया कानून बना है, सीआरपीसी की जगह पे जो कानून आया उसके अंदर 4 धाराएं बना दी है। 144 बताता है कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो गुजारा भत्ता ले सकते हैं। देखिए, नॉर्मल फैमिली के अंदर कौन कौन होता है, एक आदमी होता है और एक लुगाई होती है, ठीक है। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं और दोनों किसी के माँ बाप भी हो सकते हैं। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है तो जाहिर सी बात है इनके कल को बच्चे भी होंगे, तो बच्चों में लड़का भी हो सकता है, बच्चों में लड़की भी हो सकती है। अगर बच्चे 18 साल से कम है तो ये बच्चे अपने माँ बाप से मेंटेनेंस ले सकते हैं। वहीं पे अगर वाइफ जो है कमाने में असमर्थ है और बच्चे 18 से कम है, तब ऐसे में ये अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है। अब ये बच्चे हो गए तो कल को बच्चे की भी शादी होगी, तो जाहिर सी बात है लड़के की शादी लड़की के साथ में होगी और लड़की की शादी जो है वो लड़के के साथ में होगी। तब ये फैमिली तो उधर चली गई। अब इनके भी चुन्नू मुन्नू होंगे तो वही चीज आ गई ना, 18 साल से कम के चुन्नू मुन्ने तो अपने माँ बाप से मेंटेनेंस ले सकते हैं और वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। लेकिन इनकी एज बड़ी हो चुकी है क्योंकि अब पोता पोती हो चुके हैं। अगर ये 60 साल से ऊपर हो चुके हैं तब ये सीनियर सिटीजन हो जाएंगे और अगर ये कमाने में असमर्थ है तब ऐसे में ये अपने बेटे से या अपनी बेटी से मेंटेनेंस ले सकते हैं, ये मेंटेनेंस के हकदार होंगे। लेकिन अगर इनको मेंटेनेंस चाहिए तब इनको मेंटेनेंस का आवेदन कहां पे देना पड़ेगा, तो ये या तो दे सकते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट में या फिर दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन की हमको गुजारा भत्ता दिलवाया जाए। लेकिन गुजारा भत्ता दिलवाने से पहले यानी कि एप्लीकेशन देने से पहले इनको एक घोषणा करनी पड़ती है कि हमको इस पर्सन से यानी कि मेरे बेटे से या मेरे पति से या फिर मेरे माँ बाप से मेरे को गुजारा भत्ता दिलवाओ क्योंकि मैं कमाने में असमर्थ हूं। और मैं कमाने में असमर्थ क्यों हूं इसका एक एफिडेविट देना पड़ता है, यानी कि घोषणा करनी पड़ती है इनको कि मैं घोषणा करता हूं कि मैं नहीं कमा सकता। और अगर ये घोषणा कल को सामने वाली पार्टी यानी कि जिससे गुजारा भत्ता ले रहे हैं वो झूठी साबित कर देता है, जैसे मान के चलो वाइफ ने कह दिया कि मैं नहीं कमाती, मेरे को मेरा खर्चा पानी दिलवाओ मेरे पति से, पति ने साबित कर दिया कि मेरी वाइफ तो 70,000 रुपए महीने का कमाती है, तो ये घोषणा ये जो शपथ पत्र था अगर ये झूठा हो जाता है तब जिसने भी घोषणा पत्र दिया उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। जो नया कानून बना है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, इसका एक सेक्शन होता है 236 और 246 के तहत में, इनमें 2 साल से ज्यादा तक की सजा होती है, इसमें 7 साल तक की हो सकती है, इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो आवेदन देने वाले को एक घोषणा पत्र भी देना पड़ेगा नए कानून के तहत में। अब ये गुजारा भत्ता जो है कहां कहां से हम ले सकते हैं यानी कि कहां कहां इसकी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। देखिए, ये बता दिया 145 के अंदर कि इसकी एप्लीकेशन कहां कहां पे लगेगी, तो 3 जगह इसकी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। देखो, हस्बैंड वाइफ के चक्कर में जहां से हस्बैंड है यानी कि वाइफ का ससुराल जहां पे उस एरिया की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगी वहां पे क्या लगा सकता है, एप्लीकेशन लग सकती है। या फिर जहां पे वाइफ है यानी कि वाइफ का मायका जहां पे है वहां की एरिया की जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे क्या लग सकता है, गुजारे भत्ते की एप्लीकेशन लग सकती है। या फिर हस्बैंड वाइफ लास्ट टाइम जहां पे रहे हैं, लाइक जैसे लड़की जो है मान के चलो यूपी से है, लड़का जो दिल्ली से है, लास्ट टाइम मुंबई में रह रहे थे, मुंबई में दोनों जॉब कर रहे हैं, अब वहां पे अगर उनकी तू मैम हो गई या फिर वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस चाहती है तो वो मुंबई की उस एरिया में जहां पे रहती थी वहां की फर्स्ट क्लास या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। तो इन जगह पे मेंटेनेंस का एप्लीकेशन लगाया जाता है। लेकिन कितने बार सामने वाली पार्टी को सम्मन दिया जाएगा और कैसे एक तरफा मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है और कितना मेंटेनेंस का परसेंटेज फिक्स होता है, वो बातें देखो, वो बातें भी 145 के अंदर बता दी। अगर कोई भी एप्लीकेशन लगाता है, माँ बाप लगाते हैं, बच्चे लगाते हैं, फिर वाइफ लगाती है, देखो इन सारे केस में आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि भैया बेचारा लड़का है ना, लड़का फंस चुका है, लड़के को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ये अपने बच्चों को भी देगा, अपनी वाइफ को भी देगा और अपने माँ बाप को भी देगा। लड़का कहीं से मेंटेनेंस नहीं ले सकता। लेकिन अगर ये हिंदू परिवार से है, हिंदू जैन सिख बौद्ध धर्म से है, तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के जरिए अपने वाइफ से मेंटेनेंस ले सकता है। लेकिन 144 में मेंटेनेंस ही नहीं ले सकता। यहाँ पे लड़का फंस चुका है, तभी देखो छोटा सा मुंह बना के बैठा है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, अगर कोई आवेदन डाल देता कोर्ट के अंदर, लाइक जैसे कोर्ट है, कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन आ गई मेंटेनेंस के लिए 144 के तहत में, वो माँ बाप ने डाली है, फिर वाइफ ने डाली है, बच्चों ने डाली है, अगर जो भी है जिसके खिलाफ में वो एप्लीकेशन गई है, माँ बाप के खिलाफ में, हस्बैंड के खिलाफ में, जैसे ही उसके पास में इंफॉर्मेशन भेज दी कोर्ट कि भैया तेरी वाइफ जो तेरे से मेंटेनेंस चाहती है, तो उसके लिए कोर्ट उसके पास में सम्मन भेज देती है। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, सम्मन रिसीव नहीं करते हैं और कुछ एडवोकेट भी यही सलाह देते हैं, नहीं कर, मत कर, मत कर, मत कर। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोर्ट का आपके पास में सम्मन आया, आप एक सम्मन रिसीव मत करो, दूसरा आया दूसरा रिसीव मत करो, तीसरा आया तीसरा रिसीव मत करो। अब कोर्ट क्या कर लेगी, कोर्ट ये बिगाड़ लेगी, एक तरफा मेंटेनेंस लगा देगी। अब क्या उखाड़ लोगे,
फिर जाओगे उसमें अल्ट्रेशन कराते फिरोगे, फिर जाके एप्लीकेशन नंबर लगाओगे, रिकॉल रिकॉल रिकॉल। एडवोकेट आपको एक नहीं दो नहीं तीनों तरफ से खा जाता है। एक तो बोलेगा कि तू वहां पे बता, मैं तारीख पे जाके मैं अपने आप संभालूंगा, वो नहीं जाएगा, वहां से पैसे आपसे कमा लिए। सेकंड, जब वो वापस आएगा तो बोलेगा एक रिकॉल की एप्लीकेशन लगा दूं, उसके लिए 5,000 और लगेंगे। तो आपसे ज्यादा, आपकी पत्नी से ज्यादा मेंटेनेंस आपका एडवोकेट खा जाएगा। कभी ये गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे सम्मन आता है जाइए, अगर आप सही है तो जाके सबूत दिखाइए, बच जाओगे। अगर आपने एक सम्मन रिसीव नहीं किया, सेकंड में फिर जाओगे, जाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति नहीं जाता है सम्मन आने के बाद, तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है, एक तरफा मेंटेनेंस लगा सकती है। अब एक तरफा मेंटेनेंस कैसे फिक्स होता है, तो ये फिक्स होता है जिसने एप्लीकेशन लगाई है और जिसके खिलाफ में एप्लीकेशन लगाई है, पति के खिलाफ में, माँ बाप के खिलाफ में, बच्चों के खिलाफ में, उनको उसकी कमाई भी दिखानी पड़ेगी कि सामने वाला कितना पैसा कमाता है। भाई मेरा हस्बैंड जो है 1 लाख रुपया कमाता है, मेरे को 80,000 दिलवाओ, तो उसको पहले उसकी कमाई शो करनी पड़ेगी कि वो 1 लाख रुपया कमाता है। और फिर एक चीज और नए कानून के अंदर जोड़ी गई है, वो ये जोड़ी है कि अगर कोई वाइफ या फिर अगर कोई माँ बाप जो भी मेंटेनेंस चाहता है, वो कितना मेंटेनेंस चाहता है, वो अमाउंट तो वो लिखेगा ही, मेरे को 80,000 दिलवाओ, 60,000 दिलवाओ, वो पैसा उसको क्यों चाहिए। ऐसी क्या आफत आ गई है कि उसका काम 80,000 में चलेगा, 10,000 में नहीं चलेगा। काफी सारी लड़कियां जो है यही करती हैं, अगर हस्बैंड 1-1.5 लाख रुपया कमाता है, लिख देगी मेरे को तो 1 लाख दिलवाओ इसकी कमाई का। तो वहां पे अब नए कानून के तहत में कोर्ट पूछेगी 1 लाख ही क्यों चाहिए, 20,000 में तेरा गुजारा क्यों नहीं हो रहा, 15 में क्यों नहीं हो रहा, 35 में क्यों नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें देखने के बाद अब उस लड़की को यह भी बताना पड़ेगा, यानी कि जो भी एप्लीकेशन लगा रहा है मेंटेनेंस की, कि उसको इतना पैसा क्यों चाहिए, उतना ब्यौरा देना पड़ेगा। और फिर क्या फिक्स होता है, तो फिक्स नहीं होता है। काफी सारे लोगों के मन में ये होता है कोर्ट 25% दिलवाती है, 30% दिलवाती है, 50% दिलवाती है, 70 दिलवाती है। ऐसा कहीं भी फिक्स नहीं है, किसी भी किताब के अंदर, कानून की किताब के अंदर इसको फिक्स नहीं किया गया। सब कोर्ट की मर्जी है। अगर कोर्ट को लगा कि वाइफ का गुजारा भत्ता 10,000 में हो जाएगा, पति 1 लाख कमाता है तो 10 ही दिलवाएगा। अगर उसको लग रहा है कि पति 1 लाख कमाता है पर वाइफ का गुजारा 40,000 में होगा तो 40 ही दिलवाएगा। अच्छा, एक चीज और भी बता देता हूँ, मेंटेनेंस के अंदर पति क्या क्या सेविंग कर सकता है। देखो, अगर पति के ऊपर, पति अगर अपने, जैसे लाइक पति की बता रहा हूं, पति अगर अपने माँ बाप को मेंटेनेंस दे रहा है, वो उसका सेविंग लेस हो जाएगा। मान के चलो कोई पति 1 लाख कमा रहा है, 30,000 रुपए अपने माँ बाप को एज ए मेंटेनेंस दे रहा है, तो अब उसकी कमाई होगी 70,000 रुपए। वहीं पे अगर कोई पति बीमार है और वो अपना मेडिकल खर्चे दिखा देता है कि मेरे महीने के 30,000 रुपए तो मेडिकल में खर्च हो जाते हैं, तो फिर 70,000 में 30,000 रुपए लेस हो गए, अब उसकी नेट इनकम आई है 40,000 रुपए। काफी सारे पति क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। भाई लोन ले लिया या फिर कोई LIC बनवा ली, ठीक है भाई, हम वहां पे अपनी किस्तें भर रहे हैं, तो वो एक सेविंग होता है, वो खर्चे नहीं होता है और उसको कोर्ट खर्चा नहीं मानती है। अगर कोई पति ये सोच रहा है कि मैं 1 लाख में से 40,000 रुपए कहीं पे सेविंग करवा लेता हूँ, कोई इंश्योरेंस करवा लेता हूँ, ठीक है, कोई बीमा करवा लेता हूँ, तो 40,000 मेरे वहां पे चले जाएंगे, तो मेरी नेट इनकम 60,000 है। नहीं, अब भी उसकी नेट इनकम 1 लाख रुपया, क्योंकि वो जो पैसा है, वो जो लोन है, वो लोन लिया है तो किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लिया है, और वो सेविंग की है वो अपने पैसे को सेविंग, तो वो इंक्लूड नहीं होता है। ये क्लियर बात है। अब आपको कोई कितना ही गुमराह करे, उसके लिए कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। अब बता दिया 146 के अंदर, 146 ये कहता है कि आप मेंटेनेंस में बदलाव कैसे करवा सकते हैं। देखिए, अगर किसी के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया है, माँ बाप के ऊपर लगा दिया है, पति के ऊपर लगा दिया है, ठीक है, बच्चों के ऊपर मेंटेनेंस लगा दी है, तो वो उसके अंदर बदलाव कैसे कर सकता है। पहली चीज तो अपनी इनकम, कोर्ट के अंदर वो ये शो कर सकता है कि अब उसकी इनकम जो है पहले से कम हो चुकी है। कोई हस्बैंड था, पहले 50,000 रुपए कमाता था, वाइफ को 20,000 देता था, अब हस्बैंड की जॉब जा चुके हैं, अब वो खुद 15,000 कमाता है, तो उसको 20,000 कहां से देगा। तो अपनी इनकम शो कर सकता है कि मेरी इनकम कम है। सेकंड, अगर वाइफ कुछ अच्छा खासा कमाने लग गई है, ठीक है, पहले क्या था, पहले पत्नी बिल्कुल बेरोजगार थी, अब पत्नी की जॉब लग चुकी है, नौकरी लग चुकी है, गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, तो वो 146 के एप्लीकेशन में अल्ट्रेशन करवा सकता है कि वाइफ अच्छा खासा कमाना स्टार्ट कर दिया है। या फिर अगर वाइफ जो है वो खुद से लेना बंद कर देती है, भाई मेरे को आगे तेरा कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए, तो अच्छी बात है। देन उसके बाद में अगर वाइफ क्या कर रही है, अलग रह रही है और पति से मेंटेनेंस भी ले रही है, लेकिन अलग रहने के बाद वाइफ का किसी और के साथ में अफेयर हो चुका है, किसी और के साथ में चक्कर चल रहा है, तब हस्बैंड ये बात शो करके अपने मेंटेनेंस को कम करवा सकता है या बंद भी करवा सकता है। देन इसके बाद में अगर वाइफ के पास में कोई प्रॉपर्टी है, जैसे उसने कोई प्लॉट खरीद लिया, कोई जमीन खरीद ली, जैसे कोई खेती की जमीन है, खेती से भी अगर वो पैसा अर्न कर रही है, यानी कि एज ए फार्मर, तो पति क्या कर सकता है, ये चीज कोर्ट में दिखा के अपने मेंटेनेंस को कम करवा सकता है या फिर बंद करवा सकता है। या फिर पत्नी और पति के बीच में तलाक हो चुका, पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, तब वो क्या हो जाएगा, यानी कि सेकंड मैरिज, तब मेंटेनेंस बंद हो जाएगा। या फिर पत्नी जो है वो किसी के साथ में लाइव इन रिलेशनशिप, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर रहना उसने स्टार्ट कर दिया है, तो फिर पति यहाँ पे मेंटेनेंस से बच सकता है। ऐसे केस के अंदर अल्ट्रेशन करवा सकता है। लेकिन वही बात फिर आगे घूम फिर के कि अगर कोई सम्मन रिसीव नहीं करता तो कोर्ट क्या उखाड़ लेगी,
कोर्ट ने एक तरफा भी कर दिया, भाई पति के खाते से 30,000 काट के दे दो, और पति ने खाता बंद करवा दिया, तो कोर्ट क्या बिगाड़ लेगी। तो फिर इसी के अंदर 146 के अंदर एक चीज और बताई गई है, कोर्ट चाहेगी तो वो जो मेंटेनेंस जितना बनता है, पति के पास में जो भी प्रॉपर्टी होगी, चल अचल संपत्ति, उसको कब्जे में लेके बेच के पत्नी का गुजारा भत्ता करवा देगी। तो पति की प्रॉपर्टी भी बिक सकती है। लेकिन अगर पति कोर्ट में नहीं आता है और कोर्ट अगर एक तरफा फैसला सुनाती है, तो पति को कैसे पता चलेगा कि उसके खिलाफ में ऐसे मेंटेनेंस हो चुका है। वो बता दिया 147 के तहत में, जहां पे पति का एड्रेस है वहां पे कोर्ट का नोटिस चला जाएगा, उसके घर के बाहर चिपका दिया जाएगा और पति को बकायदा ऑर्डर दे दिया जाएगा कि अपनी मर्जी से खाते में डालेगा तो सही, वरना खाते से पैसे कट के आ जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी मेंटेनेंस के लिए। अब मैं घोषणा के लिए एक बात और बता देता हूं, मेरे मन में थोड़ा कलमलाट रह गया कि शायद मैंने कम बताया घोषणा के लिए। घोषणा यानी कि जो स्टार्टिंग में वाइफ एफिडेविट देती है, उसके अंदर क्या क्या घोषणाएं होती हैं। मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैंने कम बताया। देखिए, यहां तक की जानकारी अगर अच्छी लगे ना, इसको लाइक कर ले यार, सब्सक्राइब कर ले, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर ले। मेरे से अगर आपको संपर्क करना है मेंटेनेंस से रिलेटेड, आपके फैमिली केसेस से रिलेटेड, अगर आपके ऊपर कोई डोरी केस लगा हुआ है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस केस लगा हुआ है, दहेज का और घरेलू हिंसा केस या मेंटेनेंस का केस लगा हुआ है, या फिर बच्चों की आपको कस्टडी वगैरह चाहिए, किसी भी केस से रिलेटेड, जमीन जायदाद कोई भी केस है, अगर आपको मेरे से संपर्क करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे, फोन नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक सब मिल जाएगा। घोषणा के अंदर क्या क्या घोषणा करनी पड़ती है, जो भी मेंटेनेंस लेना चाहता है उसको अपना एक एफिडेविट देना पड़ता है। पहली चीज तो उसके साथ में लिंक क्या है, संबंध क्या है, उसका एक एक्चुअल ब्यौरा देना पड़ता है कि वो मेरा पति है या वो मेरे बच्चे हैं या वो मेरे माँ बाप हैं, जो भी है एक्चुअल उसका ब्यौरा देना पड़ता है। सेकंड, दूसरे से मेंटेनेंस लेने से पहले खुद की पोल खोलनी पड़ती है कि मैं कितना कमाता हूँ और कितना खाता हूँ, कि मैं क्या क्या कमाता हूँ, नहीं कमाता हूँ तो क्यों नहीं कमाता हूँ, मैं क्यों कमा नहीं सकता हूँ, या फिर मेरे बैंक अकाउंट के अंदर कितना माल पड़ा हुआ है या कितना नहीं पड़ा हुआ है। टोटल जानकारी दूसरे से गुजारा भत्ता लेने से पहले अपने बारे में देनी पड़ती है इस एफिडेविट के अंदर, शपथ पत्र के अंदर, शपथ पत्र। और अगर ये शपथ पत्र कल को झूठा साबित हो जाता है तब उसकी जेल भी हो सकती है। तो इसके अंदर पहले अपनी तमाम डिटेलें कंप्लीट करनी पड़ेंगी, और अगर कोर्ट इनको देखने के बाद संतुष्ट है कि हाँ भाई सच में जो बात इसके अंदर लिखी है वो नजर आ रही है, तो वो सामने वाली पार्टी से मेंटेनेंस दिलवाता है। और कैसा और कितना दिलवाता है वो चीज मैं बता चुका हूँ, कोई फिक्स नहीं है। सामने वाले की औकात देखेगा, हैसियत देखेगा, और फिर उसके खर्चे देखेगा कि उसके खर्चे किस हिसाब लेवल के हैं, और जो जेन्युइन खर्चे हैं, ये नहीं कि वो है ना बाबू भैया बन जाता है, उसके जेन्युइन खर्चे देखे जाते हैं, जैसे मेडिकल हो गया, माँ बाप को मेंटेनेंस हो गया, या फिर कोई और चीज हो गई। एक चीज और बता देता हूँ, अगर वहीं पे मामला माँ बाप का है या फिर बच्चों का है, तो माँ बाप को मेंटेनेंस जो है सभी बच्चे मिलके दे सकते हैं, और वहीं पे बच्चों को जो मेंटेनेंस है वो सभी माँ बाप मिलके, सभी माँ बाप का मतलब हस्बैंड वाइफ मिलके मेंटेनेंस उसको देंगे। ये थोड़ी कि सारा खर्चा आदमी की घटी पकड़ लो, ऐसे आदमी को जीना मत दो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आके है ना, एक चीज बता देता हूँ, बहुत सारे लोग खुश होते हैं कि घर में लड़के ने जन्म लिया, लड़के ने जन्म लिया, और लड़का भी अपने लड़का होने पे गर्व करता है कि हाँ मैं एक लड़का हूं, तो मैं भगवान ने मेरे को एक अच्छा रूप दिया है। लेकिन जब ऐसे फंस जाता है ना, ऐसे बीच में कि इधर से वाइफ नौच रही, इधर से बच्चे नौच रहे हैं, इधर से माँ बाप नौच रहे हैं, तो फिर समझ में आता है कि सारी जो गर्दन है वो लड़के की पकड़ी जाती है, और वो जो सिनेरियो आता है, वो जो टाइम आता है बीच वाला, वो यहाँ पे आके फंस जाता है। इधर से डोमेस्टिक वायलेंस, इधर से दहेज का केस चल रहा है, और इधर से, और सारा का सारा मामला एक ही आदमी के ऊपर। कमाना भी उसी को है, खिलाना भी उसी को है, केयर भी उसी को करनी है, ठीक है, फ्यूचर भी उसी को डिसाइड करना है, और घेटी भी उसी की पकड़नी है। तो मैं उम्मीद करूंगा गुजारे भत्ते से संबंधित ये जो 4 नए कानून है आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। कोई भी आपको जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, आप बेझिझक कमेंट कर दें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। मेरे से संपर्क करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे। तो थैंक यू माय डियर। ये कंटेंट अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लें। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी और कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो। थैंक यू।